नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। महंगाई के खिलाफ विरोध में सड़कों पर उतरे कांग्रेसियों और पुलिस के बीच हुई झड़प। मोदी सरकार के खिलाफ कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। खाद्य पदार्थों से जीएसटी हटाने की थी प्रमुख मांग। लोक देवता सगजी बावजी के जन्मोत्सव पर हजारों भक्तों में दिखा उत्साह। विशेष आंगी के बाद भक्तों ने दर्शन कर सुख शांति के लिए की प्रार्थना। शहर में सभी स्थानों पर हुए कई आयोजन। वल्लभनगर विधानसभा की अमरपुरा पंचायत की उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित। वार्ड पंचों ने उप सरपंच पति पर लगाए गंभीर आरोप। पद के दुरुपयोग की वजह से पंचायत में नहीं हो पा रहा है काम। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार की ओर से खाद्य पदार्थों पर लगाई गई जीएसटी के विरोध में शुक्रवार को उदयपुर की जिला कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेसियों ने नारेबाजी करते हुए पुलिस को गिरफ्तारियां दी। इससे पहले उदयपुर शहर और देहात के कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जीएसटी को हटाने की मांग की, साथ ही बढ़ती महंगाई के लिए अपना विरोध दर्ज करवाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरजा व्यास और सीडब्ल्यूसी मेंबर रघुवीर मीणा ने अपनी गिरफ्तारी देने से पहले मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला और साफ किया कि पिछले 8 सालों में लगातार महंगाई बढ़ने से आम व्यक्ति परेशान हुआ है। कांग्रेसियों की ओर से दी गई गिरफ्तारियों के दौरान पुलिस से झड़प भी हो गई। पुलिस ने जोर जबरदस्ती कर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गाड़ी में बिठाया। इसके बाद उन्हें अन्य जगह पर छोड़ा। महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ आज हमारा जेल भरो आंदोलन है। ये आंदोलन कोई आज का नहीं चल रहा है। जिस दिन से मोदी सरकार में आई है उसी दिन से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है और फिर लगातार उनके कार्यक्रम, चाहे नोटबंदी हो और चाहे कोरोना के समय में इनका इंतजाम हो, सब ने इसकी देश की हालत और भी खराब कर दी है। आज बाजार जाओ तो कल जो गए थे उसके भाव से ज़्यादा भाव हमें हर चीज़ की दिखाई देंगे। ऐसे में बेरोजगारी तो अपने चरम सीमा पर है। ऐसे में कांग्रेस चुपचाप नहीं बैठ सकती। हम लोग सड़कों पर हैं, हम लोग गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि बेरोजगारी मिटाए और जो खास करके आवश्यक चीज़ों के भाव है वो कम करें। ये आवश्यक है, ये अति आवश्यक है। मैं स्वयं भी आज अपनी गिरफ्तारी दे रही हूँ। केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह से देश के आम लोगों पे टैक्स लगा दिया है, उस टैक्स के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे हैं और चाणक्य ने कहा था कि जो सरकार, जो राजा आटे पे और खाने पीने की वस्तुओं पर टैक्स लगा दे तो समझ लो कि वो सरकार फेल है और जनता के पास एक ही रास्ता होता है कि उस राजा को बदलने का। तो यहाँ आम जनताओं की समस्या को लेके कांग्रेस का कार्यकर्ता रोड पे है, जेल भरो आंदोलन कर रहा है। देश का ध्यान हटाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए केंद्र की सरकार ईडी का उपयोग करके जिस तरह से हमारे देश के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को डरा धमका के और पूछताछ के नाम से 50-50 घंटे पूछताछ करती है, तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा इस लोकतंत्र में अराजकता फैल गई है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का आम कार्यकर्ता सड़कों पे है और महंगाई के खिलाफ संघर्ष कर रहा है और जब तक महंगाई कम नहीं होती तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, जेल भरो आंदोलन जारी रहेगा। लोक देवता सगजी बावजी का जन्मदिन शुक्रवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। उदयपुर शहर के विभिन्न सगजी बावजी के स्थानों पर विशेष आंगी के साथ साथ कई प्रकार के आयोजन हुए, तो वहीं सभी स्थानों पर हजारों भक्तों ने दर्शन कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना की। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 सालों में सगजी बावजी के जन्मदिन के मौके पर किसी प्रकार के कोई आयोजन नहीं हो पाए थे।
केवल मंदिरों में पुजारियों के द्वारा पूजा अर्चना कर आरती की गई थी, लेकिन इस बार भक्तों में खास उत्साह देखा गया। शहर के प्रमुख सगतजी बाबूजी मंदिर में सुबह 6 बजे दर्शन शुरू हुए। उसके बाद लगातार देर रात तक हजारों भक्तों ने दर्शन किए। इधर खेमपुरा स्थित सगतजी बाबूजी के मंदिर में हजारों भक्तों ने दर्शन करते हुए खुशी जाहिर की और सभी ने इस महामारी से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना की। इस मौके पर भक्तों ने कहा कि लोक देवता सगतजी बाबूजी के जन्मदिन के मौके पर आशा उत्साह रहता है, इसलिए इस बार सभी भक्तों ने अपने अपने अनुसार अलग अलग आयोजन कर सगतजी बाबूजी को प्रसन्न करने की कोशिश की है। जय श्री कुंथू कल्याण धाम कल्लाजी राठौड़ खेमपुरा धाम में कल्लाजी बाबूजी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मंदिर महंत अनिल वैष्णव ने बताया कि सावन शुक्ल अष्टमी शुक्रवार को श्री 1008 श्री कल्लाजी राठौड़ का जन्मोत्सव का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। जन्मोत्सव को लेकर कल्लाजी बाबूजी का विशेष श्रृंगार के साथ पूजा अर्चना की गई। भक्तों में जन्मोत्सव को लेकर काफी उत्साह देखा गया। इस अवसर पर गातोड़ धाम के गादीपति मोहन लाल शर्मा, वलाद धाम के गादीपति अनिल कुमार वैष्णव के द्वारा महाआरती व पूजा कर भक्तजनों को आशीर्वाद प्रदान किया गया। पूजा अर्चना के दौरान बड़ी तादाद में भक्तगण सहित जनसेवक मदन सिंह चौहान, जय कुंथू कल्याण धाम प्रवक्ता छगन लाल सालवी, गिरिराज श्री माली, महेंद्र कटारिया उपस्थित रहे। वर्ष के इतिहास के अंदर वीरवर कलाजी महाराज एक ऐसे महायोद्धा हैं जिन्होंने समस्त भारतवर्ष में कमध्वज पदी को साकार किया। जब तक कलाजी महाराज का नाम इस पृथ्वी में चलता है, अपना मस्तक माँ को दान करने के बाद 84 किलोमीटर की यात्रा करते हुए रनेला तक पहुँचे थे। कमध्वज पदवी में कभी कभी मस्तक कटने के बाद शरीर जिलता रहेगा नहीं रहेगा, चलेगा नहीं चलेगा, ये किसी को पता नहीं होता। परंतु हमारे राठौड़ राय माँ जगदम्बा के प्रचंड आशीर्वाद से आज का दिन 2 प्रकार से पूजा जाता है। आज हमारे कलाजी महाराज ने अपना कमल दान जो है श्रावण शुक्ला अष्टमी के दिन अपना मस्तक दान माँ जगदम्बा को दिया था। ये आज वो कमल पूजा का दिन भी है और देव वर्ण में आने के बाद संसार के शरीर के अंदर प्रवेश करके संसार के दुखों को निवारण करने वाले कलाजी महाराज का देव वर्ण में आज शरीर प्रवेश करके पवन रूप में उसका भी आज जन्मदिन है। इसलिए आज हमारे कलाजी महाराज के 2 प्रकार के जन्मदिन हैं। रावण ने भी कमल दान किया था और कलाजी महाराज ने भी कमल दान किया है। आज कमलासन का दिन भी है और कलाजी का देव वर्ण के अंदर पवन रूप में आने का दिन है। तो श्रावण शुक्ला अष्टम एम देखी परचो दीदो प्रेम मानव तन्मा की दो प्रवेश जन जन्नो काटवा क्लेश। जब शरीर के अंदर वर्ण के अंदर प्रवेश हुआ तो श्रावण शुक्ला अष्टमी के दिन कलाजी महाराज की जागृत ज्योत जागृत हुई और वो ज्योति से सारे संसार में प्रकाश हुआ। इस प्रकाश से ही आज सारे विश्व के अंदर कलाजी महाराज की 9,999 ज्योति एक साथ जागृत होगी। उस दिन आपका कलयुग का प्रभाव शुरू होगा और उसका भी अंत होगा। जय श्री कल्याण। आदरणीय सभी भक्तगण, आज बड़ा खुशी और हर्षोल्लास का दिन है कि आज हम कल्लाजी महाराज का 479वां जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और कल्लाजी महाराज के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे महंत श्री अनिल जी वैष्णव द्वारा आपको दी गई है। मैं अधिक इसमें चीज़ को नहीं जोड़कर पुनः ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये आज के समय में जागते देव हैं, जो प्रसन्न भी बहुत जल्दी होते हैं और नाराज़ भी बहुत जल्दी होते हैं। बाकी भगवान तो देर से खुश होते हैं, देर से नाराज़ होते हैं। इसको जिन्होंने पकड़ा, मन से पकड़ा, वो उनका बेड़ा पार है। बाकी कल्लाजी महाराज हो चाहे गातोड़ जी महाराज हो, वो तो प्रेम के भूखे हैं, मन के भूखे हैं। और आपके मन में जो भाव है, उन भावों से आप यदि उनको याद करेंगे तो आपके किसी का भी कोई कार्य अधूरा नहीं रहेगा। चाहे दुखी आओ, सुखी आओ, विकलांग आओ या निसंतान आओ, किसी प्रकार के लोग यदि भावना से आते हैं तो उनका काम पूरा होगा। और मैं तो आज के दिन यही कहूँगा कि अभी 21वीं सदी कलयुग चल रहा है और कलयुग में आप 2 ही चीज़ों पे विश्वास करना। एक तो आपका जो इष्ट है उसको तो दुआ करो और दूसरा डॉक्टर, तीसरा जिसे प्रकार के अनेक प्रकार के डोरे डांडे टोटके और आपको तांत्रिक वगैरह हैं उनके आप
लोगों को चक्कर में नहीं आना है। वो कुल मिलाकर के आपको गलत रास्ता दिखा रहे हैं, आपके घर को खाली करके हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आज के दिन जो आपका इष्ट है पहले उसको मानो, फिर यदि कल्लाजी महाराज को मानो, घातुड़ी जी महाराज को मानो, माता जी को मानो, भैरव जी को मानो, परंतु उसके बाद डॉक्टर। और आज के दिन मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि अपने को किसी प्रकार रूढ़िवादिता से या अंधकार या अंधविश्वास में अपने को शामिल नहीं होना है। और आज के दिन हम ये प्रण करें कि हम मन से बाबा जी को, चाहे कल्लाजी महाराज, घातुड़ी महाराज, जो भी आपका, इसको याद करेंगे। और हम ये संसार कर्म प्रधान है, कर्म तो अपने को करना पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे तो आप प्रतिफल की इच्छा रखना बेकार बात है। तो अब सभी से मैं निवेदन ये करना चाहूँगा, अधिक समय नहीं लेकर के मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, आप कर्मवान बने, आस्थावान बने, चरित्रवान बने। राजाधिराज शेषावतार श्री कल्लाजी महाराज के जन्म कल्याणक महोत्सव पर सर्व मंगल मांगल्य की कामना करते हुए सबका भला हो, सबका हित हो, सबके कार्य साधे, यही आज ठाकुर जी से हम सभी सेवकगण और सभी भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि वह दुखियों के दुख दूर करे। और जैसा कि पूर्व में मेरे जो बाबूजी ने फरमाया है, तो उसी क्रम में उन्हीं की बातों को अनुसृत करते हुए एक बार पुनः सभी के लिए हार्दिक मंगल कामना, शुभकामना। ठाकुर जी की अक्षुण्ण अनुकंपा सभी भक्तों पर और उनके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे और सबके कार्य साधे, यही आज इस जन्मोत्सव पर अरदास करता हूँ। उदयपुर जिले की वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र की अमरपुरा पंचायत की उप सरपंच निर्मला देवी जैन के खिलाफ शुक्रवार को स्थानीय वार्ड पंचों ने लामबंद होते हुए जिला परिषद के सीईओ को ज्ञापन सौंपा और पद से बर्खास्त करने की मांग की। वार्ड पंचों की माने तो जब से निर्मला देवी जैन उप सरपंच बनी है तब से उनके पति के द्वारा पंचायत में हस्तक्षेप किया जा रहा है। पद पर आसीन होने के बाद उप सरपंच कभी भी पंचायत की आम सभा में नहीं आई। केवल और केवल उनके पति के द्वारा सभी कामों में हस्तक्षेप कर कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश की जाती है। वार्ड पंचों ने उप सरपंच के पति मनसुख जैन पर पद का दुरुपयोग के साथ साथ अभद्रता करने और झूठी शिकायत कर वार्ड पंचों को डराने का आरोप लगाया है। वार्ड पंचों ने कहा कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होता है तो वह पंचायत में कार्य नहीं कर पाएंगे। उदयपुर शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में दो युवकों के बीच मामूली विवाद के बाद चाकूबाजी की घटना हो गई। इस घटना के बाद घायल हुए युवक को इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल लाया गया, तो वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची सूरजपोल थाना पुलिस ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने वाले युवक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच पहले मामूली विवाद हुआ था। इसके बाद इस घटना को अंजाम देने वाला युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर घायल हुए युवक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। उदयपुर शहर की पुरोहितों की मादड़ी में एक व्यक्ति को गाय को डंडों से पीटना उस समय भारी पड़ गया जब एक पशु प्रेमी ने उसका वीडियो बनाकर एनिमल एड सोसाइटी को भेज दिया। एनिमल एड सोसाइटी की ओर से प्रताप नगर थाने में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया। इसके बाद अब पुलिस इस पूरे प्रकरण में जांच में जुट गई है। दरअसल पुरोहितों की मादड़ी क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा गाय को रस्सी से बांधकर उसे पीटा जा रहा था, साथ ही घसीटा भी जा रहा था। यह वीडियो एनिमल एड सोसाइटी की सचिव संस्थापक के पास पहुंचा तो उन्होंने इसे पशु क्रूरता मानते हुए थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। जांच के बाद पुलिस गाय की पिटाई करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी भी कर सकती है। वर्तमान परिस्थितियों में कक्षा 11वीं और 12वीं के बाद विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और वे इसी सोच में होते हैं कि आगे चलकर वे किस कोर्स को चुनें जिससे कि उन्हें अच्छी जॉब मिल सके ताकि वे अपने सभी सपनों को पूरा कर सकें। विद्यार्थियों की इस उलझन का हल लेकर आया है एजुकेशन एक्सपो 2022। शहर के आरके मॉल में 6 अगस्त से 8 अगस्त तक आयोजित होने वाले एजुकेशन एक्सपो 2022 में प्रतिदिन 2000 से ज़्यादा बच्चे स्टॉल का विजिट कर यह जान सकेंगे कि वे किस कोर्स को करने के बाद अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। यहाँ पर सभी संकाय से जुड़े महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सहित अन्य इंस्टीट्यूशन की स्टॉल होगी। उनमें सभी प्रकार के कोर्स की जानकारी दी जाएगी, साथ ही विद्यार्थियों की समस्याओं को हल किया जाएगा। इस एजुकेशन एक्सपो में करीब 24 सरकारी स्कूलों के साथ 1 दर्जन निजी स्कूलों के विद्यार्थी भाग लेंगे। एक्सपो के तीसरे दिन विद्यार्थियों के साथ साथ उनके परिजन सहित अन्य विजिटर्स भी यहाँ पर आ सकेंगे। इस मौके पर UCCI के पूर्व अध्यक्ष कोमल कोठारी ने कहा कि यह अभूतपूर्व प्रयास है।
वहीं आरके मॉल के निदेशक राजू कोठारी ने कहा कि यह एक ही छत के नीचे बच्चों को सभी प्रकार की करियर गाइडलाइन मिल सकेंगी। आरके मॉल में एजुकेशन एक्सपो 6, 7 और 8 तारीख को आयोजित किया जा रहा है। इसमें अधिकांश फोकस अपने गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों का है, जिसको लाने ले जाने की व्यवस्था भी आरके मॉल कर रही है। और इसका प्रायोजन का बेसिक रीज़न ये है कि एजुकेशन एक ऐसा फील्ड हो गया जहाँ ऑप्शंस बहुत हो गई है। पाठ्यक्रम की भी ऑप्शंस हैं और उसको कैसे अर्जित करना है, कितना कॉस्ट लगेगा, कितना उसमें आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, कौन क्या सपोर्ट मिलेगा, मेरिट के हिसाब से क्या मिलेगा और उसके बाद उसका उपयोग क्या है। उस एजुकेशन से उसको एजुकेशन लेने के बाद उसको किस तरह की ऑप्शंस और आगे मिलेगी। जैसे एक सीढ़ी चढ़े तो दूसरी सीढ़ी चढ़ सकता है ना। तो जो आज बच्चा स्कूल से निकलेगा तो वो पहली सीढ़ी सही चढ़ गया, जो उसका रुझान है, जिसके अंदर उसका भविष्य है, तो दूसरी सीढ़ी ऑटोमेटिकली उसको फिर पता लग जाएगी और अपने आप निकल जाएगा। अब कई लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि हमको इस तरह का वित्तीय सपोर्ट मिल सकता है बैंक द्वारा, या और भी कोई स्कॉलरशिप्स होती है, गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, और कई तरह की प्रॉब्लम्स इस कोरोना में आई है। तो जब इस प्रॉब्लम्स को जब आदमी देख रहा है तो वो अपने आप को ही मतलब संचालित करने की सोच रहा है। बच्चों तक तो उसका इतना ध्यान जा नहीं पा रहा है। पर अगर मेरिटोरियस बच्चा है, उसकी इच्छा है, तो आज कई इस तरह के एजुकेशन है जिसमें वो उस पाठ्यक्रम को चूज़ करे और उसके बाद अपना एक भविष्य बना सकता है। और उसके लिए 2, 5 साल, 7 साल परिश्रम इन्वॉल्व है। अब जो बच्चा दूर दराज गाँव में है, आदिवासी बहुल क्षेत्र में, आज अपना देखिए देश के राष्ट्रपति भी एक आदिवासी है। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कोई रोक है। ये लोकतंत्र में सबको भविष्य और ये उसका खुद का जीवन है। और आज जितना एजुकेशन उदयपुर संभाग में अवेलेबल है, आप देखिए यहाँ पे 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं, IIM है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हर तरह के पाठ्यक्रम और सुविधाएं उदयपुर में उपलब्ध है। एक डिविजनल लेवल पे अगर समझा जाए तो उदयपुर में एजुकेशन हब है। और उस एजुकेशन हब के साथ में उसके साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी है। तो वो बच्चा अगर आज ITI में जाना चाहता है तो ITI के बाद में आप एक भी बेरोजगार नहीं मिलता है, उसको नौकरी मिल जाती है, वो अपना काम चल रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत है। तो आज किस तरह का परिवार है, किस तरह का उसका रुझान है, किस तरह की सोच है, ये सब यहाँ ऑप्शंस मिलेगी तो वो सोच पाएगा। तो ये एक जगह इकट्ठा करके इस सारा ऑप्शंस को प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसमें जो एजुकेशन देने वाला है, जो वित्तीय सहयोग करने वाला है, जो गवर्नमेंट स्कीम समझाने वाला है और जो बच्चा और उसका परिवार, वो सब एक जगह मिल पाएंगे। इस एजुकेशन एक्सपो का यही उद्देश्य है। और 2 दिन अच्छा समय है और तीसरे दिन इसकी जनरल विजिट रखी है। प्रसार करके इसको सहयोग करेंगे, उतना ही लाभ दूर दूर तक पहुंचेगा। धन्यवाद। एजुकेशन एक बिजनेस का पार्ट है और एजुकेशन एक सर्विस का पार्ट है। और शिक्षा अगर एक बार जीवन में प्राप्त कर लेता आदमी तो वो कभी भी उससे जाती नहीं है और वो एक उसके लिए परमानेंट एसेट है। उसकी कार्यकुशलता, सफलता, परिवार इत्यादि उससे ही डेवलप होते हैं। जो लोग वेल ऑफ हैं उनके लिए ऑप्शंस भी अच्छे हैं, बट आज की डेट में जो लोग वेल ऑफ नहीं है, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो लोगों को जानकारी प्राप्त करना और नॉलेज एक्वायर करके राइट एजुकेशन पे जाने के लिए उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसी क्रम में हम डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन से मिले। उनके पास में कलेक्टर साहब का सपोर्ट था, कमिश्नर साहब का सपोर्ट था और डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा सहयोग मिला। तो हमने ये प्रोग्राम हाथ में लिया, एजुकेशन एक्सपो 2022, और इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं और उनके जो बच्चे हैं, टीचर हैं और सब्जेक्ट और बेनिफिट्स जो है उसके बारे में प्रॉपरली उनको समझने का मौका मिले। तो हमने इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं बच्चों को एक्सपोज करने के लिए। कोचिंग क्लासेस वाले जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो कॉलेजेस हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य शिक्षण संस्थाएं भी इसमें जुड़ रही हैं। और जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे स्कूल
की तरफ से, डायरेक्टर साहब की तरफ से परमिशन मिली है, उसके अंदर में हमको उन बच्चों को स्कूल से लाना, ले जाना और एक्सपोजर देना पूरा प्रयास है। जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी वाले लोग 3 दिन तक हर बैच को, जो कि 200 स्टूडेंट्स का बैच है, 200-250 स्टूडेंट का, उनको वो हर बैच को 5 से 10 मिनट की काउंसलिंग करेंगे। ये उनकी तरफ से एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है। उदयपुर के विज्ञान महाविद्यालय में छात्र नेता परीक्षित राज शर्मा ने छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा। राज शर्मा ने बताया कि बीएससी सेकेंड ईयर की परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, इससे कई छात्र संतुष्ट नहीं हैं और बहुत से छात्रों को फेल कर दिया गया है। राज शर्मा ने परीक्षा नियंत्रक से एक बार फिर से सभी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर महाविद्यालय प्रशासन उनकी बात को नहीं सुनता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उदयपुर में शनिवार को विशिष्ट अदालत शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें लंबित अपीलों को निपटाया जाएगा। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त डीवी गुप्ता शुक्रवार को उदयपुर प्रवास पर रहे। गुप्ता ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि उदयपुर में पहली बार विशिष्ट अदालत शिविर लगाया जा रहा है। इससे पहले हर बार ये शिविर जयपुर में ही लगता था। ऐसे में बाहर से आने वाले लोग उपस्थित नहीं हो पाते थे, इसलिए आयोग ने उदयपुर संभाग के लंबित मामलों को निपटाने के लिए उदयपुर में विशिष्ट अदालत शिविर लगाने का निर्णय लिया है। डीबी गुप्ता ने कहा कि सूचना आयोग ने इससे पहले नवाचार करते हुए जयपुर में 3 विशिष्ट अदालतों का आयोजन किया था। उदयपुर संभाग में लंबित अपीलों को कम करने और तुरंत न्याय दिलाने के उद्देश्य से आयोग द्वारा पहली बार यह आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को लगने वाले शिविर में 301 अपीलों को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें जहाँ से हमने कलेक्टर से बात की थी, यहाँ कलेक्टर और कमिश्नर का रिस्पांस बहुत अच्छा था। मैं एक बार इसके लिए आया था यहाँ पर डिस्कशन करने, तो उनका बहुत अच्छा रिस्पांस था और उन्होंने ही कहा, दोनों ने, यहाँ के कलेक्टर उदयपुर, यही प्रेजेंट वाले ही दोनों लोग थे, इन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ लगाओ। और ये कलेक्टर जो हैं पहले सचिव भी रह चुके हैं हमारे आयोग में, तो इस वजह से इनको आयोग की कार्यशैली पता थी। और भट्ट साहब जो हैं, दोनों ने निवेदन किया कि उदयपुर से शुरुआत करें, तो इस कड़ी में हमने उदयपुर से किया। अन्य संभागों में हो सकता है आगे के दिनों में करेंगे। देखिए, आरटीआई जिस मंशा से बनी है कि आपको जो वैध सूचना, जो दस्तावेज़ उपलब्ध हैं, उनकी समय पर सूचना एसपीआईओ दे, और उसमें नहीं देते तो फर्स्ट अपील और सेकंड अपील का प्रोविज़न है। और उसके अंदर हमारी कोशिश रहती है कोर्ट के अंदर कि जो भी देय सूचना है आवश्यक रूप से उसको दिलाई जाए। लेकिन मूल बात यह है कि उसको कोर्टों तक आने की ज़रूरत क्यों पड़े। अगर वो सूचना एसपीआईओ शुरू में ही दे दे तो उसको अनावश्यक रूप से अपना समय और पैसा व्यर्थ ना करना पड़े। उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जन पोर्टल जो भी बनाया हुआ है उनका, उसमें जो सूचनाएं अधिकांश रूप से लोग चाहते हैं, क्योंकि फर्स्ट अपील और एसपीआईओ वाला काम तो राज्य सरकार के स्तर पे ही होता है, तो उन सारी सूचनाओं को वहाँ पर अधिक से अधिक डालें। ये बात कई बार वहाँ पर हुई है और ये पोर्टल बना हुआ भी है, उसमें लगातार अपडेशन भी होता है। लेकिन उसके बावजूद भी या तो उसकी सूचना की कमी है, लोग जानते नहीं हैं उस पोर्टल के बारे में, तो उन छोटी छोटी चीज़ों जो पोर्टल पे उपलब्ध हैं उसके लिए भी हमारे पास आ जाते हैं, और कुछ सूचनाएं उस पर होती नहीं हैं इसलिए आते हैं। तो जो सूचनाएं सीक्रेट नहीं है, कॉन्फिडेंशियल नहीं है, उन गोपनीय नहीं होने वाली सूचनाओं को तो राज्य सरकार नियमित रूप से प्रत्येक विभाग उसको अपडेट करता रहे, तो बहुत बड़ी कमी इसके अंदर आ सकती है। जो बात है इसके मिसयूज़ की, वो मिसयूज़ देखिए, अगर कोई एनजीओ या कोई संस्था इस तरह के काम में अवेयरनेस कर रही है, हमारे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। जो अरुणा रॉय वाली संस्था है उदयपुर के अंदर भी उसका काम है, भीम में और जवाजा में इनका हेडक्वार्टर रहा है, तो उनके साथ बहुत अच्छे वो हमको सुझाव देते हैं। उनके साथ मीटिंग भी हुई हैं, वो अपनी पंचायत लगाते हैं, वहाँ भी उनके बीच भी मैं गया हूँ और बातचीत की है। तो इस तरह के तो अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं जब संस्थाएं, एनजीओ वगैरह जुड़ करके काम करें, और गलत सूचनाएं, किसी की निजी सूचनाएं या अनावश्यक रूप से बहुत लंबी लंबी सूचनाएं, 50-50, 60-60 क्वेश्चन लगाते हैं जिसके अंदर ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो कि देय नहीं होती,
या प्रश्नात्मक होती हैं या सृजन योग्य हैं जो सृजित नहीं है, दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं। और फिर शिकायतें ये भी आती हैं उन विभागों की तरफ से, और SPIOs कई बार हमको कोर्ट में शिकायत करते हैं कि साहब हमको तंग करते हैं और ये कहते हैं कि तुमने हमको एडवर्टिज़मेंट नहीं दिया तो हम इसके अंदर आपके मतलब ये लगाएंगे RTI, या कुछ पैसे की मांग करते हैं कि अन्यथा आपसे तंग करेंगे। ये हमारे पास फीडबैक आता है, मतलब हमारे मन से जोड़ी हुई चीज़ें नहीं हैं, ये ऐसी चीज़ें आती हैं। और इसमें ऐसे लोग सामने भी आते हैं क्योंकि एक एक आदमी 500 अगर RTI लगाता है तो उसके पीछे क्या मंशा है। और 500 में से अचानक से कई बार ये लिखा हुआ आता है कि ये सूचना मुझे प्राप्त हो गई, अब मैं नहीं चलाना चाहता। अब अगर नहीं चलाना चाहता है, सूचना प्राप्त हो गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सूचना जो प्राप्त हो गई उसकी कॉपी आयोग में भी तो आनी चाहिए, क्योंकि जब कोई भी सूचना दी जाती है वो आयोग में उसकी प्रतिलिपि आती है। हमारे पास कोई सूचना नहीं होती, आयोग में सूचना नहीं है, वहाँ मिल गई। अब यहाँ पर जब वो बात कहते हैं कि साहब असलियत ये है, इसके पीछे अब जब लेन देन हो जाता है तो ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो वो RTI को ज़बरदस्ती उसकी छवि को ख़राब करती हैं। कुछ ही लोग हैं, गिने चुने हैं, बाकी RTI बहुत अच्छा एक टूल है आदमी को सरकारी तंत्र से समय पर सूचना लेने का, उनको जवाबदेही बनाने का। तो ये RTI एज सच बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ लोग मिसयूज़ करते हैं, ये बात बिल्कुल सच है, और उसके ऊपर हम कंट्रोल करने के अनावश्यक जो लगा रहे हैं उनकी हम अपीलें निरस्त करते हैं। जो दिलाने वाली हैं दे सूचनाएं जो व्यक्ति अपने लिए लगा रहा है या पब्लिक हित में लगा रहा है उसको निश्चित रूप से दिलवाई जाती है। आइए चलते चलते एक बार फिटनेस डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। महंगाई के खिलाफ विरोध में सड़कों पर उतरे कांग्रेसियों और पुलिस के बीच हुई झड़प। मोदी सरकार के खिलाफ कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। खाद्य पदार्थों से GST हटाने की थी प्रमुख मांग। लोक देवता सगची बावजी के जन्मोत्सव पर हजारों भक्तों में दिखा उत्साह। विशेष आंगी के बाद भक्तों ने दर्शन कर सुख शांति के लिए की प्रार्थना। शहर में सभी स्थानों पर हुए कई आयोजन। वल्लभनगर विधानसभा की अमरपुरा पंचायत की उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित। वार्ड पंचों ने उप सरपंच पति पर लगाए गंभीर आरोप। पद के दुरुपयोग की वजह से पंचायत में नहीं हो पा रहा है काम। अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। झीलों के शहर उदयपुर में प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना हुआ अब आसान। शहर और आसपास के क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें गणपति प्रॉपर्टीज, नाहर, मंगरा। संपर्क सूत्र प्रोप्राइटर दिनेश खींची। मोबाइल नंबर 9414182470। हमारा दूसरा नंबर है 9829536470। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से है। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है, जहां सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है। विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम
एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे।